तो भारत का जो आईटी हब है पुणे, वो आजकल एक कह सकते हैं चौंकाने वाली नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बना हुआ है। बात हो रही है एक हाई सैलरी वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जो आतंकवाद के जाल में फंसता दिख रहा है। आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे जिसने पूरे टेक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक तरफ एक ऊंची तनख्वाह वाला कामयाब टेक प्रोफेशनल और दूसरी तरफ उसका नाम जुड़ रहा है अल-कायदा से। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है इस केस में। मतलब एक सक्सेसफुल करियर और उस पर आतंक के इतने संगीन इल्जाम। ये कई परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है ना? तो आज हम इस पूरे मामले को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस चौंकाने वाली गिरफ्तारी की, फिर जानेंगे कि जांच में क्या-क्या सामने आ रहा है। उसके बाद डिजिटल दुनिया में छोड़े गए सुरागों को ट्रेस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इससे जुड़ा बड़ा खतरा क्या है। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी। यहां प्रोफाइल और आरोप दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस पूरे मामले के सेंटर में जो शख्स है, उसका नाम है जुबैर इलियास हंगरघरकर। ये पुणे के कोंडवा इलाके का रहने वाला है और एक हाईली क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और यहीं पर यह केस बहुत पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो हंगरघरकर एक मोटी तनख्वाह वाला सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, मतलब एक कामयाब इंसान, और दूसरी तरफ उस पर जो इल्जाम है वो है बैन किए जा चुके आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े होने का। दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उसकी गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आपको बता दें कि ये भारत का एक बहुत ही सख्त आतंकवाद विरोधी कानून है। तो इस एक्ट का लगना ही दिखाता है कि ये मामला कितना गंभीर है। अच्छा, तो अब जरा जांच की डिटेल्स में चलते हैं। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस आखिर क्या कह रही है? उनके शुरुआती आरोप क्या हैं? देखिए, एटीएस ने कई गंभीर आरोप लगाए। पहला तो ये कि उसके पास से आपत्तिजनक मटेरियल मिला है। दूसरा, वो नौजवानों को बहकाकर कट्टरपंथ की तरफ धकेल रहा था। तीसरा, वो AQIS यानी भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा के लिए कह सकते हैं भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। और चौथा, ये भी कहा जा रहा है कि वो कोंडवा इलाके में आक्रामक दर्स देता था, मतलब भड़काऊ भाषण देता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज मिली है, वो है अल-कायदा की एक मैगजीन। एटीएस का दावा है कि इस मैगजीन से जो मटेरियल बरामद हुआ है, उसमें बम बनाने और AK-47 राइफल चलाने के निर्देश तक दिए गए थे। आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से की, डिजिटल ट्रेल, मतलब डिजिटल दुनिया में छोड़े गए सुराग। ये जांच अब सिर्फ पुणे तक ही नहीं, बल्कि डिवाइस और सरहदों के पार भी जा रही है। तो महाराष्ट्र एटीएस का काम करने का एक तरीका है। सबसे पहले उन्होंने हंगरघरकर के सारे डिवाइस जब्त कर लिए। अब उन डिवाइस का फोरेंसिक एनालिसिस चल रहा है, मतलब डेटा की बारीकी से जांच। साथ ही उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा रहा है और जाहिर है पैसों के लेन देन पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। और ये जांच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि सिर्फ उसके एक जब्त किए गए लैपटॉप से ही 1 टेराबाइट, जी हां 1 TB का डेटा मिला है। इतने सारे डेटा को एनालाइज करने में जाहिर है वक्त तो लगेगा ही। और जैसा मैंने कहा, ये जांच सिर्फ देश के अंदर नहीं है। एजेंसियां उसके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स को भी बड़ी तेजी से खंगाल रही हैं और पता चला है कि इनमें से एक नंबर के तार कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जिसने इस केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। डिजिटल सुरागों के अलावा अब मनी ट्रेल पर भी फोकस है। एटीएस एक QR कोड की भी जांच कर रही है। आरोप है कि आरोपी इसी QR कोड का इस्तेमाल करके पैसे इकट्ठा करता था। अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर कि इस एक मामले से जुड़ा बड़ा खतरा क्या है, मतलब हमें इस केस पर इतनी नजर क्यों रखनी चाहिए। तो इस केस में अब तक क्या हुआ है, एक नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर के आखिर में गिरफ्तारी हुई। फिलहाल एक बहुत बड़ी और गहरी जांच चल रही है और कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्टडी 14 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है, ताकि एटीएस को तकनीकी और फाइनेंशियल जांच के लिए पूरा वक्त मिल सके। देखिए, ये केस एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है कि कट्टरपंथ का खतरा आज भी बना हुआ है और अब ये खतरा अपनी जड़ें फैलाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का खूब इस्तेमाल कर रहा है। तो यह पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा ऑनलाइन होती जा रही है, कट्टरपंथ के खिलाफ ये लड़ाई आखिर कैसे लड़ी जाएगी? ये एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।